को बाबा ने 4 कैटेगरी में बांटे थे। पहला कैटेगरी था डॉगमा सेंटर्ड फिलॉसफी। ये डॉगमा क्या है? बहुत सारे लोग इंग्लिश शब्द है तो समझ में नहीं आता है, लेकिन हम आनंद मार्गी जो है सबके जुबान पे ये डॉगमा शब्द है कि डॉगमा नो मोर, डॉगमा नो मोर। लेकिन इस डॉगमा को थोड़ा सा आप लोग के सामने मैं परिभाषित करना चाहूँगा। बाबा कहते हैं कि ये एक भाव प्रवणता है। क्या है? एक भाव प्रवणता है, एक सेंटिमेंट है, एक सडन एक्सप्रेशन ऑफ माइंड है, लेकिन जिसके पीछे न साइंटिफिक कोई रीजन है, न इसके पीछे कोई लॉजिक है, न कोई इसके पीछे युक्ति है। अर्थात युक्ति विहीन, विज्ञान विहीन, आधार विहीन जो मानसिक भाव प्रवणता है वो है डॉगमा। एक कह सकते हैं अंधविश्वास, एक तरह से कह सकते हैं ये कुसंस्कार है जो मनुष्य के बौद्धिक क्षेत्र को ही ग्रास कर जाता है। आप सबको पता होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर प्रधान नहीं है, मनुष्य जीव ही है, मन प्रधान जीव है, और मनुष्य आदर्श का प्रवाह है। तो जब मनुष्य बुद्धि प्रधान जीव है तो उसके तो बुद्धि को तो फ्री रहना चाहिए ना, उसके बौद्धिक जगत को तो मुक्त होना चाहिए ना। बौद्धिक जगत को किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार के संकीर्णताओं के द्वारा घिरा हुआ नहीं रहना चाहिए, बंधा हुआ नहीं रहना चाहिए। और बौद्धिक क्षेत्र में अगर किसी तरह की संकीर्णताएं आती है, किसी तरह का अंधविश्वास अगर वहां बीज बोता है, किसी तरह का सुपरस्टिशियस फीलिंग उसमें अगर बीज डाल देता है, किसी तरह का डॉगमेटिक जो फेथ है अगर आपके मन में बीज डाल देता है, वहीं पर आपके जो मन की जो सार्वभौमिक जो अभिप्रकाश है, बहुआयामी जो अभिप्रकाश है, वहीं पर रुक जाती है, बंद हो जाती है, दरवाजे बंद हो जाते हैं। कभी कभी होता है ना कि आप किसी रूम में हो, किसी कमरे में बैठे हुए हो, दरवाजा खिड़की बंद है और आप चिल्लाते हो मुझे लाइट चाहिए, मुझे हवा चाहिए। अगर विशुद्ध हवा चाहिए, आप विशुद्ध सूरज की किरणें चाहिए, तो आपको तो ये जो झरोका है उसको खोलना पड़ेगा, खिड़की को खोलना पड़ेगा, दरवाजा खोलना पड़ेगा, वेल वेंटिलेटेड करना होगा। और जब आप वेल वेंटिलेशन में रहेंगे, वेंटिलेटेड जगह पे रहेंगे, तो आपको प्रकाश भी मिलेंगे और विशुद्ध हवा भी मिलेंगे और मन की शांति मिलेगी। एग्जैक्टली ये जो हमारा जो मन का जो दरवाजा है, ये मन का दरवाजा को अंधविश्वास, कुसंस्कार नाम का जो कीड़ा है वही ब्लॉक कर देता है। उस ब्लॉक के कारण मनुष्य विशुद्ध सोच ही नहीं सकता है। मनुष्य वही सोचता है जो उनको सिखाया गया है। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो जन्म पुनर्जन्म के बारे में बताया, उसमें यही चीज मैं बताया हूं कि मनुष्य का जो बौद्धिक क्षेत्र है वो सभी तरह के संकीर्णताओं से मुक्त होना चाहिए। इसलिए ये जो भाव जड़ता है, अर्थात मन में जो भाव है उसी में जो इनर्टनेस आ जाती है, उसी में जड़ता आ जाती है, तामसिकता आ जाती है, जिसके कारण मनुष्य का जो खुला हुआ वातायन है वो बंद हो जाते हैं, बुद्धि वहीं पर कुंठित हो जाती है। और जहाँ पर वो कुंठित बुद्धि रहता है, उस कुंठित जगत में मनुष्य कुछ भी स्वाधीन रूप में सोच नहीं सकता है और आगे बढ़ नहीं सकता है। अर्थात ये जो भाव जड़ता केंद्रित जो दर्शन है, ये मनुष्य के सार्विक प्रगति को रोक देता है, कुंठित कर देता है। और बाबा यहाँ कहते हैं जितने भी रिलीजियस
मजहबी जो विचार हैं ये सारे भाव जड़ता प्रणोदित है, भाव जड़ताओं से घिरा हुआ है। यहाँ पर मजहब में अकल का दखल नहीं होता है, विवेक का बुद्धि का प्रयोग नहीं है। यहाँ पर जो कहा जाता है अंधे की तरह फॉलो करना है, नहीं तो आप में डर दिखाया जाता है। ये तो स्वयं परमात्मा का वाणी है, अगर तुम इसको फॉलो नहीं करोगे तो तुम नरक के ज्वाला में तुम जलोगे। इस तरह की डर भय हजारों साल से हम मनुष्य के मन में आरोपित किया गया, अलग अलग शास्त्रों का बखान के द्वारा, अलग अलग शास्त्रज्ञों के द्वारा ये करके मनुष्य के मन में ऐसे संकीर्ण धाराओं को और भावधाराओं को आरोपित किया गया है। ऐसे ही भावधाराओं को कहा जाता है डॉगमा। इसी को कहते हैं भाव जड़ता, अर्थात भाव के जगत में ही जड़ता आ गई है। जो भाव मनुष्य को अति जागतिक परम चेतना की ओर बढ़ा लेगा, वहीं पर जड़ता आ गई है, आगे बढ़ने का स्थान नहीं है। इसीलिए जितने भी रिलीजियन हैं सभी डॉगमा सेंटर्ड फिलॉसफी के द्वारा गाइडेड है। ये डॉगमा सेंटर्ड जो फिलॉसफी है, ये दर्शन है, मानव जगत के लिए, मानव प्रगति के लिए सबसे खतरनाक है। दूसरा, मैटर सेंटर्ड फिलॉसफी। मैटर सेंटर्ड फिलॉसफी क्या है भाई? मैटर सेंटर्ड फिलॉसफी भी वैसे ही डॉगमा सेंटर्ड फिलॉसफी जैसा ही है, बट यहाँ पर ईश्वर का नाम नहीं लिया जाता है। यहाँ पर कहा जाता है कि जीवन के बाद मृत्यु के बाद जीवन नहीं है, इसलिए जितना दिन इस दुनिया में रहो आराम से रहो, ऐश करो, जावत जीवेत सुखं जीवेत ऋणं कृत्वा घृतं पीवेत। जड़वाद का पहला जो प्रवर्तक थे वो थे चारवाक। ये चारवाक जी का जड़वादी भावधारा थे। उसी जड़वाद को कार्ल मार्क्स ने भी आगे बढ़ाए कम्यून के नाम पर। ये दोनों जड़वाद मनुष्य को मनुष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता है, मनुष्य को इकोनॉमिक्स बीइंग के रूप में एक्सेप्ट करता है, मनुष्य को जड़ भोग का वस्तु के रूप में उपयोग करता है। इनके सामने मनुष्य और एक मैटर, क्रूड मैटर में कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए ये जो जड़वादी दर्शन है मनुष्य को मनुष्य के रूप में नहीं, इसको जानवर बनाता है, हिंस्र पशु बना देता है। इसका प्रमाण मैं कई वीडियो के माध्यम से, मैं नहीं दिया, बाबा का ही थॉट्स को आप सबके सामने मैंने रखा। तीसरा है सेल्फ सेंटर्ड, स्वार्थ केंद्रिक फिलॉसफी। ये स्वार्थ केंद्रिक क्या है? इसको कहा जाता है प्रॉफिट मेकर्स। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी को भी कटघरे में खड़ा कर सकता है, किसी को भी अपना टूल्स बना सकता है, किसी को भी अपना शोषण का यंत्र बना सकता है, मैकेनिज्म बना सकता है। अर्थात ये स्वार्थ केंद्रित दर्शन में बुद्धिजीवी हो या क्षत्रिय हो या शूद्र मानसिकता के लोग हो, ये तीनों जो है सब उनके गुलाम बन जाते हैं। अर्थात कहा जाता है पूंजीवादी जो समाज व्यवस्था है वो है स्वार्थ केंद्रिक सेल्फ सेंटर्ड फिलॉसफी। ये सेल्फ सेंटर्ड फिलॉसफी सबसे डेंजरस है। ये जितने डॉगमा सेंटर्ड है, मैटर सेंटर्ड है, ये सभी के साथ तालमेल रखते हुए सबको अपना शोषण का यंत्र बनाते हुए शोषण अपना चलाए जाते हैं। ये है सेल्फ सेंटर्ड फिलॉसफी, पूंजीवादी समाज दर्शन, जो कि आज तक विश्व को ही नहीं पूरे विश्व को तो शोषण किया ही है, भारतवर्ष को भी शोषण करते आया है। और आज कल
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक शब्द कहते हैं कि इंसान को आत्म केंद्रित होना चाहिए, अर्थात डॉगमा सेंटर्ड नहीं। मंदिर मस्जिदों का बिजनेस बंद हो गया है, दुकानें बंद हो गई है, जड़वाद खत्म है, पूंजीवाद का जो हार्ट बीट ऐसे 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 है, कभी भी ये हार्ट बीट बंद हो जाएगा। पूंजीवाद इज डाइंग, ये खत्म हो जाएगा। इसलिए किसी न किसी के मन में एक शुभ भाव जगी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में ये भाव आ गई कि मनुष्य को आत्म केंद्रित होना चाहिए, अर्थात गॉड सेंट्रिक होना चाहिए, ईश्वर केंद्रित होना चाहिए, अर्थात एक ईश्वर को केंद्र करके ही हमारे जीवन के सारे। बाबा ने एक प्रभा संगीत दिए है ना, তোমারে ঘেরিয়া প্রভু সকলে আমরা নাচি, এ লীলার আদি অন্ত নাই। अर्थात हे प्रभु, तुमको केंद्र करके ही हमारे सारे चिंतन, हमारे हर तरह की भावनाएं, हमारे सुख, हमारे दुख, हमारे संपूर्ण अभिव्यक्तियां तुम ही को केंद्र करके है। बस तुम ही मेरे जीवन के सब कुछ हो, सब कुछ बस सिर्फ तुम ही हो। ये जो ईश्वर केंद्रित जो भावधारा है, ये मन को ईश्वर में मर्ज करता है, ईश्वर सेंट्रिक कर देता है, और वही धीरे धीरे ईश्वर प्रेम संपूर्ण, वो जो प्यार है, वो जो मोहब्बत है, वो जो मोहब्बत की रोशनी है, संपूर्ण जगत में फैल जाता है। वो प्रेम सिर्फ ईश्वर में सीमित नहीं रहता है, ईश्वर के सृष्ट संपूर्ण जीव जगत में सब में व्याप्त हो जाता है। ये जो सेल्फ गॉड सेंटर्ड, ईश्वर केंद्रिक, आत्म केंद्रिक जो दर्शन है, इसी को बाबा ने कहा था नियो ह्यूमनिज्म, नव्य मानवतावाद, अर्थात नव्य मानवतावाद ही संपूर्ण विश्व का कल्याण कर सकता है। देखिए, बाबा ने एक चीज और बताया है कि देखो, जो पॉलिटिशियंस है और पूंजीवाद के जो फॉलोअर्स होते हैं, वो लोग इंसान का सेंटिमेंट्स को, नब्ज को बहुत जल्दी रीड कर लेता है। ये बहुत धूर्त और कनिंग होते हैं, ये तुरंत कोई भी सेंटिमेंट को मेटामॉर्फोस करके, उसको यूटिलाइज करके अपने स्वार्थ, अपने पार्टी के हित के लिए वो करना चाहेगा। इसी शब्द को बाबा ने नव्य मानवतावादी किताब में बोला है, मेटामॉर्फोस्ड सेंटिमेंटल स्ट्रैटेजी। मेटामॉर्फोस सेंटिमेंटल स्ट्रैटेजी, जब देख रहा है ये सेंटिमेंट काम नहीं कर रहा है, तो आज वर्तमान जो जगत है, इस जगत में जो लोगों का, ये कोरोना से पीड़ित लोगों में किस तरह की मनोभावनाएं हैं, उस भावनाओं को एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ नेता उस सेंटिमेंट देंगे। वो क्या है? आज देखिए, कहने लगे कि लोकल इकोनॉमी को डेवलप करना होगा। वाह, ये तो बहुत आनंद मूर्ति जी बहुत पहले से बोल रहे थे कि लोकल इकोनॉमी डेवलप करना होगा, रूरल इकोनॉमी डेवलप करना होगा, डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक पावर के बारे में आनंद मूर्ति जी बहुत पहले बताए थे। एग्रीकल्चर सेक्टर जब बर्बाद हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर में जब लोगों का अनिच्छा, बेरुखी हुई, तो किसान के बच्चे गांव छोड़कर शहर भागे। क्या बनने? आईएएस बनने, आईपीएस बनने, डॉक्टर और इंजीनियर बनने। बस इसके सिवाय और कुछ नहीं बनना है। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है। और जो इतना बड़ा सेक्टर खेती, जिसे एग्रीकल्चर बोलते हैं, उस एग्रीकल्चर को खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। किसी को इंटरेस्ट नहीं है एग्रीकल्चर। आज किसानों को जाकर पूछिए कैसा लगता है, ना इस सब में कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं है। दिन रात मेहनत करके वो किसान फसल उग जाता है,
और खा जाता है बीच में बिचौलिया, दलाल, और किसान वही गरीब के गरीब। विगत 70 सालों से गरीब और किसान गरीब होते हैं, किसान की गरीबी दूर करना है, गरीबी दूर करने के लिए अमुक करना है, तमुक करना है। इतना लाख करोड़ का पैकेज, कल सुना हूं 20 लाख करोड़ का पैकेज गरीबी दूर करने के लिए डिक्लेयर हुआ है। 20 लाख करोड़। अब पैसे मिलेंगे, सब घर में बैठे रहो, सबके घर में पैसे मिलेंगे, और उस पैसे का उपयोग कहाँ करोगे? शराब के भट्टियों में पैसे आएंगे, विदेशी शराब का दुकान खुली हुई है, आराम से पिएंगे। अगर ये स्ट्रेटजी है तो 20 लाख करोड़ क्यों? सारे दुनिया के संपत्ति को झोंक दो, कोई गरीबी दूरीकरण नहीं होगी, गरीबी खत्म नहीं होगी। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। जब तक वो प्लानिंग नहीं होगा, गरीबी दूरीकरण नहीं होगा। ये पैकेज कहां जाएंगे, कौन खाएंगे, किसके पॉकेट में जाएंगे, ये 20 लाख करोड़ कोई नहीं जानता है। और वो लेबर ग्रेड का आदमी जिनको पता ही नहीं है कि शराब पीने से क्या फायदा क्या नुकसान है, उसको तो लत लग गई है। लत लग जाना एक तो बीमार मानसिकता का पहचान है, एक साइकिक डिजीज है। उस साइकिक डिजीज को दूर करने के लिए उसका चिकित्सा होना चाहिए। चिकित्सा के लिए शराब के दुकानों को खोलना और शराब के पीछे दौड़ा देना, लॉकडाउन के सारे नियमों को तोड़ के 1 महीना रूम के अंदर बैठे रहे, कोरोना के डर से शराब की दुकान खुली, बस लगी हुजूम आ भीड़ शराब के दुकान में। उस समय एक दूसरे से टच करे, एक दूसरे पर गिरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस समय लॉकडाउन का सिस्टम नहीं टूटता है, क्योंकि 1 अरब से ज्यादा उनको रेवेन्यू मिली है। रेवेन्यू व्हाट इज दिस रेवेन्यू फॉर? पैसे किसके लिए होते हैं? अर्थव्यवस्था होती है जन कल्याण के लिए। जहां पर नशाखोरी इंसान को बीमार बनाता है, शरीर से, मन से, अर्थनैतिक अपव्यय होता है, ऐसे समय में मुझे समझ में नहीं आता कौन से नेता के दिमाग में कौन से सुबुद्धि ये अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए शराब की दुकान खोलना है। बहुत लोगों को तो बहुत इच्छा है, जो मेंटली रोगी है, मानसिक रोग है, वो मानसिक रोगी तो को चाहता है कि बस चलो किसी के दुकान को लूट ले। दुकान को लूटना उनका हॉबी है, ठीक है, उनको दुकान लूटने के लिए भाई अलाउ कर दो। जब शराब की दुकान खोल ही सकते हो तो लोगों को चोरी करने के लिए भी अलाउ कर दो, और जितने भी जघन्य अपराध उनको भी करने के लिए अलाउ कर दो। क्योंकि जब लोगों की इच्छा की ही पूर्ति करनी है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करनी है, इच्छाओं की पूर्ति करनी है, जिससे कि जनता और मरे और रोगग्रस्त हो और समस्याग्रस्त होके कुंठित होके पड़े रहे और एक ग्रुप समाज में बैठ के शोषण करते रहे। उन्नीस सौ 97 में आंध्र प्रदेश में साइक्लोन हुआ था, वहां पर मैं रिलीफ करने गया था। तो उस समय वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे वो थे चंद्रबाबू नायडू जी। हमने बहुत अच्छा 1 महीना तक रिलीफ वर्क किया। रिलीफ करने के बाद चंद्रबाबू नायडू जी ही खुद हमसे मिलने के लिए इच्छा जाहिर किए। हम और हमारे एक मित्र आचार्य नित्य सुंदरान जी, हम दोनों गए, वहाँ मिलने गए। तो मैं उनसे एक ही प्रश्न पूछा था कि नायडू जी, आपके जो ससुर जी हैं वो आंध्र प्रदेश में शराब को बैन कर दिए थे, आप फिर उस बैन को खत्म कर दिए, क्यों?
और आपने ऐलान किया है कि सब गरीबों को 1-1 लाख रुपया देंगे। आपको पता है ये जो 1-1 लाख रुपया उनको जब दीजिएगा, वो 1 लाख रुपए का यूज कैसे करेंगे? वो सब शराब के भट्टी में चले जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा आपको 1 लाख रुपया देने के लिए। तो ये 20 लाख करोड़ का आपने बजट तो बना लिया, जाएंगे भी, लेकिन इसका उपयोग किस तरह से होगा, क्या आपने उसका प्लानिंग किया है? अगर लोकल इकोनॉमी का आपको डेवलपमेंट करना है नेताजी, तो लोकल इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए रूरल इकोनॉमी डेवलप करना होगा। रूरल इकोनॉमी में आपको एग्रीकल्चर सेक्टर ही मिलेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर में आपको 2 तरह के इंडस्ट्रीज होंगे, एग्रो इंडस्ट्रीज एंड एग्रीको इंडस्ट्रीज। कृषि निर्भर उद्योग और कृषि आधारित उद्योग, एग्रो एंड एग्रीको इंडस्ट्रीज, ये 2 तरह के इंडस्ट्रीज होंगे। ये जो एग्रो इंडस्ट्रीज एंड एग्रीको इंडस्ट्रीज, इसमें काम करने वाले लोग स्किल्ड है? वो ट्रेंड है क्या? वो तो सब शहरों में अब तक काम करते रहे, फैक्ट्रियों में, किसी के दरवान में, कि अलग अलग कंपनियों में वो काम करते रहे। वो आपके एग्रो और एग्रीको सेक्टर में कैसे काम करेंगे? और उनको जो आप पैसे देंगे, उस पैसे का उपयोग वो कैसे करेंगे, किस सेक्टर में करेंगे? ना कोई नेता के पास ये एक्सप्लेनेशन है, ना कोई ऑफिसर्स के पास एक्सप्लेनेशन है। ये एक सेंटिमेंट है कि 20 लाख करोड़ का दिया जा रहा है उनको। तो मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट है, वो तो अच्छे इंसान है, वो चाहते भी हैं कुछ करना। मैं ये चाहता हूँ कि गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने बहुत ही अच्छा एक सिस्टम दिया है। आप अगर सचमुच में रूरल इकोनॉमी का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो आनंद मूर्ति जी का जो दिया हुआ है सोशियो इकोनॉमिक ग्रुपिफिकेशन का जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी को आप लीजिए। सोशियो इकोनॉमिक, समाज अर्थनैतिक वर्गीकरण कैसे होगा, किस आधार पे करेंगे, और एग्रीकल्चर सेक्टर में आप कितना % लोगों को डालना चाहते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में अकॉर्डिंग टू आनंद मूर्ति जी, उनका कहना है कि 30 to 40% जनसंख्या से ज़्यादा अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं तो असंतुलन पैदा होगा, कृषि पर बोझ बन जाएगा। इससे न कम न इससे ज़्यादा। इसलिए 30 to 40% से ज़्यादा लोगों को आप उसमें प्रेशर नहीं दे सकते एग्रीकल्चर सेक्टर में। उसके बाद आता है एग्रो इंडस्ट्रीज। एग्रो इंडस्ट्रीज में 20%, एग्रीको इंडस्ट्रीज में 20%, 10% कॉमर्स एंड ट्रेड एंड 10% व्हाइट कलर जॉब। लेकिन आज आबादी के एक बहुत बड़ा मात्रा, एक संख्या कह सकते हैं 30 to 40%, वो 10% जॉब के लिए दौड़ रहा है, व्हाइट कलर जॉब। व्हाइट कलर जॉब मीन्स IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, MBA, प्रोफेशनल इंजीनियर्स बनना है। हालांकि ये सेक्टर कोई भी देश के जनसंख्या का मात्र 10% लोगों को जॉब दे सकता है, और सारे 1 अरब 1.25 अरब आबादी, माने उसमें आधा अरब आबादी सब दौड़ रहा है किसके पीछे? 10% व्हाइट कलर जॉब के लिए, और हो सकता है मोर 10% कॉमर्स एंड ट्रेड, अर्थात 20% जॉब के लिए 80% लोग दौड़ रहे हैं। कितना संतुलन है, कितने इम्बैलेंसेस है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो पॉपुलेशन है,
उसका जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए इसको प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, जो आज तक किसी ने नहीं दिया। नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन जी जब इस भारतवर्ष में आए, कलकत्ता में पहुंचने के बाद सब खुशी से झूम रहे हैं कि हमारे एक बंगाली भाई को नोबेल प्राइज मिला है अर्थनैतिक क्षेत्र में। भारत सरकार तो उनको इकोनॉमिक सलाहकार के रूप में रखना चाहे। उनसे पूछा गया कि मिस्टर अमर्त्य सेन जी, आपने तो इतना अच्छा थ्योरी लिख दिए, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होगा? इसके लिए आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है? तो सिंपल आंसर उनका नो 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 नो। तो नोबेल प्राइज विन करने से क्या फायदा हुआ? इसलिए थ्योरी कितना बड़ा हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन है वो कैसे होगा वो इंपॉर्टेंट है, जो कि आनंद मूर्ति जी के ही प्रोटेस्ट जो थ्योरी है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी में है। उनका कहना है अर्थनैतिक पावर को किसी भी तरह से कुछ हैंडफुल लोगों के हाथ में जमा होने नहीं देना है, इसको डिसेंट्रलाइज करना है। डिसेंट्रलाइज मीन्स इसको रूरल इकोनॉमी तक पहुंचाना है, हर गांव में हर व्यक्ति के इकोनॉमी तक ये जो इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज है वो पहुंचाना है। उसको पहुंचाने के लिए आनंद मूर्ति जी ने बहुत सुंदर ब्लॉक इंट्रा ब्लॉक सिस्टम दिया है। डेवलपमेंटल ब्लॉक जो है प्लानिंग जो है ब्लॉक से शुरू होना चाहिए। एक छोटा सा ब्लॉक लीजिए, उस ब्लॉक के जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको कोऑपरेटिव में लाइए, वहाँ पर आप एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलप कराइए, एग्रीको इंडस्ट्रीज डेवलप कराइए। देखिएगा एक भी व्यक्ति अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप भाई बहन के मोह ममता को छोड़ के, प्यार को छोड़ के कोई शहर में धुतकार और नेग्लिजेंसी की जिंदगी जीना नहीं चाहता है, सब सुख चैन चाहता है। ये जो अर्थव्यवस्था ज्यों ही विकेंद्रित हो जाएगा तो देखेंगे सबके बीच में खुशी की लहर आ जाएगी। ये जो सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमिक ग्रुपिफिकेशन, उसके कुछ तरीके हैं जो आनंद मूर्ति जी अपने फिलॉसफी में दिए हैं। सब कुछ इस लाइव के माध्यम से हम बता नहीं सकते हैं, हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नेक्स्ट वीडियोस में मैं ज़रूर पहुंचाऊंगा कि ये जो सेल्फ सफिशिएंट जो ग्रुपिफिकेशन होगा, आज जो लेबर्स शहरों से भागकर सब गांव में भाग रहे हैं, सब जा रहे हैं गांव में, चलो ये शहर का ज़िंदगी नरक का ज़िंदगी है, आज ये लोग एहसास कर रहे हैं। तो अब गांव पे तो बहुत बड़ा एक बोझ बन गया है, ये ह्यूज बर्डन हो जाएगा, लेकिन गांव उस बर्डन को झेलने के लिए क्या तैयार है? ना गांव तैयार है, ना सरकारी उस तरह की कोई व्यवस्थाएं हैं। इसलिए 20 लाख करोड़ के ये जो हमें पैकेज आए हैं, इससे खुशी होने की कुछ नहीं है। आधा से ज़्यादा तो मैनेजमेंट में चला जाएगा, मैनेजमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसी में चला जाएगा। अब पब्लिक तक कितना पहुंचती है, पब्लिक की कितना डेवलपमेंट होती है, मुझे नहीं पता, मुझे विश्वास नहीं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा रिक्वेस्ट है कि आनंद मूर्ति जी के अपने गॉड सेंटर्ड आत्मकेंद्रिक भावनाओं को जागृत करने की बातें कि बहुत वी वेलकम यू। एट द सेम टाइम आपने कहा रूरल इकोनॉमी, बट रूरल इकोनॉमी के डेवलपमेंट करने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है, क्या पॉलिसी है, वो भी हमारे सामने लाइए। हमारे सामने लाइए मतलब जनता के सामने लाइए। आपका क्या विज़न है उसके बारे में, क्या स्ट्रेटजी है कि आइए जो 20 लाख का पैकेज वो जन जन तक पहुंच के उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा। उसके लिए आपको, अगर आपके पास स्केच नहीं है, प्लानिंग नहीं है, तो आप अपने IAS IPS अपने जितने अधिकारी हैं सबको बोलिए कि आनंद मूर्ति जी के दिए हुए प्रदर्शन के डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमिक के बारे में पढ़े, क्योंकि अभी भी समय है, लेकिन समय बहुत कम है। अगर आप इतनी बड़ी जनसंख्या का अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ तो भ्रष्ट होगा।
भ्रष्ट होगा ये मानसिकता है, क्योंकि मनुष्य सेंटिमेंट से गुजरता है। हर मनुष्य के अंदर सेंटिमेंट है और सब जीना चाहता है, सुख चैन से जीना चाहता है। जब उनका जीवन का सुख और चैन छीन जाएंगे तो धमाका होगा। वो धमाका को कोई भी राजनेता, कोई भी राजनीतिक शक्ति की कोई गन बंदूक नहीं रोक पाएगा। इसलिए हम बार बार एक सन्यासी के रूप में बुद्धिजीवियों और अर्थनीतिविदी आप सबको हम आगाह कर रहे हैं, इस धमाका से देश को बचाइए, दुनिया को बचाइए, नहीं तो खूनी क्रांति अवसंभावी है। इस क्रांति को कोई नहीं रोक पाएगा। इसलिए खूनी क्रांति नहीं हो, इसलिए आप सबसे अपील है कि आप लोग ये जो आनंद मूर्ति जी के दिए हुए जो सिस्टम है, इस सिस्टम को आप गहराई से अध्ययन कीजिए, इमीडिएटली इसको पालन करने का आप कोशिश कीजिए, अप्लाई कीजिए। मैं जानता हूँ कोई भी प्लानिंग पॉलिसी एक दिन में नहीं होता है। अब ऑर्डिनेंस पास करवाइए और इस डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी को ले जाइए। सभी मनुष्य है, वो पूंजीवादी हो या साम्यवादी हो, सिर्फ वैचारिक परिवर्तन आना चाहिए। अगर मन में सचमुच में समाज कल्याण की भावनाएं आए, वो भाई साम्यवाद हो या पूंजीवाद, हमसे कोई मतलब नहीं है, या प्रौद्ध का अर्थनीति हो, जो हमें समाधान देगा हम उसी को स्वीकार करना चाहिए। जिसका सुझाव प्रैक्टिकल है, प्रैग्मेटिक है, जिसका सुझाव वास्तव धारा के मनुष्य के सुख दुख आशा आकांक्षाओं के साथ जुड़ा हुआ हो, मनुष्य के सेंटिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, मनुष्य के कल्चरल सेंटिमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, मनुष्य के इकोनॉमिक सेंटिमेंट। एक्चुअली बीच में कॉल आ जाने से ये इंटरप्शन हुआ है। तो मेरा कहना है कि मेरे भाइयों एवं बहनों, जो भी हमारे इस बातों को सुन रहे हैं, आप सब प्रोटिस्टिक इकोनॉमी को अध्ययन कीजिए। अब वो समय आ गया है कि जन जन तक इस बाबा के ईश्वर केंद्रित जो दर्शन है, जो उच्च आदर्श है, इस आदर्श को पहुंचाना है। पहुंचाने के लिए अध्ययन बहुत ही ज़रूरी है और पहुंचाइए। और नेता बुद्धिजीवी अगर मान जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर अपने अंधकार के, अपने अहंकार के निद्रा से निकल के अगर ये लोग आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात होगी। समाज में नई चेतना जगेगी, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आप लोगों को गुड न्यूज़ दिया कोरोना वायरस से बचने के लिए, जो प्रैक्टिकल है। हमारे मार्गी बहन जो झरना मौलिक है, वो इन्फेक्शन हुआ तो था, लेकिन बाबा के सिस्टम के अनुसार जो जीवन शैली है, उस जो पॉजिटिव जीवन शैली ही विदाउट मेडिसिन वो ठीक हो गई, अर्थात पॉजिटिव से निगेटिव हो गई। अर्थात कीर्तन, साधना, गर्म पानी, नींबू, शहद और हल्दी के साथ जो सुबह का शरबत, ये दवाई कर काम किया और वो ठीक हो गई। और मेरे विचार से ये बाबा का दिया हुआ ये दवाई है, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव बोथ। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, खुश रहिए, मस्त रहिए। कोविड से डरने की कोई बात नहीं, सावधान रहना है, प्रिवेंशन लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा आसन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा साधना करना है, कीर्तन करना है। और आप देख ही रहे हैं, हम लोग के कोरोना वॉरियर, एक तरफ परमानंद जी, उधर आचार्य धर्म प्राणानंद, बंगाल में कहीं इंडिया के डिफरेंट कोने में हमारे सन्यासी, हमारे मार्गी लोग अपने जान को अपनी हथेली पे रख के, कोरोना का कोई डर नहीं है, सुबह शाम सिर्फ और सिर्फ सेवा काम में लग गए हैं, दुखी जनता के बीच में हैं। धन्यवाद उन दादाओं को, उन मार्गी भाइयों के प्रयास को नमन और धन्यवाद। फिर आप लोगों को अगले वीडियो में अच्छे से चीज़ देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।